नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करें अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा। चक्रवाती तूफान फेंजल के आज दोपहर महाबलीपुरम और कराईकल के बीच तट से टकराने की आशंका। स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव एजेंसियां मुस्तैद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संघर्ष विराम स्वीकार करने का दिया संकेत। बदले में नाटो से सुरक्षा की मांगी गारंटी। और पाकिस्तान में अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर सस्पेंस बरकरार। आईसीसी की आज फिर होगी बैठक। और आइए समाचार की शुरुआत करें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 29 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 1 दिसंबर तक चलेगा। सम्मेलन देश के वरिष्ठ पुलिस पेशेवरों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विविध मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक संवादात्मक मंच प्रदान करेगा। साथ ही देश में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन अवसंरचना और कल्याण संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा होगी। विचार विमर्श में आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में पेशेवर कार्यप्रणालियों और प्रक्रिया निर्माण और साझाकरण भी शामिल होगा। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इस वर्ष सम्मेलन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी शामिल की गई हैं। इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आंतरिक सुरक्षा मामलों पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का एक मूल्यवान अवसर प्राप्त होगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी शामिल होंगे। चक्रवाती तूफान फेंजल आज तमिलनाडु के पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव के कारण बने चक्रवाती तूफान से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुडालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम जिलों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश का अनुमान है। स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और तटरक्षक बल को तैयार कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान के उत्तरी तमिलनाडु तट से टकराने के बाद कमजोर होने की उम्मीद है। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान फेंजल के प्रभाव के कारण चेन्नई शहर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां बीती रात हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान फेंजल आज दोपहर उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तटों को पार करेगा। शाही जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की जांच के लिए समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज संभल का दौरा करेगा। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शुक्रवार को इस दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि ये दौरा पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल हिंसा की परिस्थितियों का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट पार्टी प्रमुख को सौंपेगा। माता प्रसाद पांडे ही सपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में विधान परिषद में विपक्ष के नेता लाल बिहारी यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल शामिल हैं। सपा के प्रतिनिधिमंडल के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। जिले में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस ने मस्जिद और अन्य संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के संभल दौरे पर मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह का कहना है कि जिला मजिस्ट्रेट ने मना किया है कि अभी कोई यहां नहीं आ सकता है। आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हमारी बात समझेंगे। हम किसी को रोकना नहीं चाहते, हम सिर्फ हालात सुधारना चाहते हैं। कोई भी जो भी यहाँ आना चाहता है उन सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो जिलाधिकारी के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है कि अभी कोई यहाँ नहीं आ सकता, पर अभी तो हम किसी तरह से हमने शांति व्यवस्था बनाई है, लोगों में विश्वास बहाली हुई है, जनजीवन सामान्य हुआ है। अभी इस तरीके की चीज़ें अगर कोई आता है तो यहाँ उत्तेजना का कारण बन सकता है, यहाँ पे इंस्टिगेशन हो सकता है, कोई उकसावा हो सकता है। इसकी वजह से हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया है, मैं अनुरोध भी कर रहा हूँ लगातार कि जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार जगहों पर हैं, वो हमारी बात समझेंगे। वो भी नहीं चाहेंगे कि संभल में फिर से किसी तरह की अशांति हो। हम किसी को रोकना नहीं चाहते, बस इस जो माहौल है उसको बेहतर करना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति दोईमुख में राजीव गांधी विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हार की जिम्मेवारी को लेकर इंडी गठबंधन में अनबन साफ नजर आ रही है। जहां एक और शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस और सहयोगी दलों में लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हार के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी कांग्रेस और उसकी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं और आत्मचिंतन की सलाह दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट का खुलकर कहना है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को सीएम न घोषित करके गलती की। अगर वो बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर महाविकास आघाड़ी ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का घोषित किया होता तो लाभ होता, स्वाभाविक सी बात है। हम भी कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा घोषित हुआ होता तो उनके द्वारा कोरोना काल के संकट समय में किए गए काम लोगों ने देखे हैं। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों वो गलती कर बैठे, क्यों वो नहीं समझ पाए। दरअसल महाराष्ट्र पर कांग्रेस की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों की माने तो पार्टी के आंतरिक सर्वे पर एमवीए के प्रदर्शन में गिरावट के संकेत थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उसे नजरअंदाज किया। अभी जो इंटरनल सर्वे क्या बता रहा था महाराष्ट्र में कि अल्पसंख्यक के अलावा कांग्रेस की सपोर्ट ओबीसी में, एससी में, एसटी में और कई जितने वर्ग हैं, वंचित पिछड़े जो वर्ग हैं, उनमें से सपोर्ट खिसक रहा है। जो लोकसभा चुनाव में सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट धीरे धीरे करके असेंबली चुनाव में वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब महाविकास आघाड़ी की ये परिस्थिति कांग्रेस नेताओं को पहले से पता था, उस पर क्या कार्रवाई की उन्होंने? उसके लिए कुछ इन्होंने स्टेप्स लिए, क्या करेक्शन स्टेप्स लिए? नहीं लिए। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन कांग्रेस अब अकेले लड़ने का ऐलान कर रही है। हमारे यहाँ कभी भी पहले अनाउंस नहीं करते हैं। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे, जीत के आएंगे। उसके पश्चात हमारा लीडर का सिलेक्शन होता है और वही प्रोसीजर दिल्ली में भी अडॉप्ट किया गया। इस बीच संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस के एक तरफा फैसलों को मानने के लिए तृणमूल कांग्रेस बाध्य नहीं है। टीएमसी ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि टीएमसी संसद में पश्चिम बंगाल और देश से जुड़े मुद्दों को उठाएगी, क्योंकि ये उसकी प्रतिबद्धता है। यानी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच का मनमुटाव खुलकर सामने आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद विपक्ष फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के मुद्दे को तुल देने में जुटा हुआ है। हालांकि कांग्रेस में ईवीएम के विरोध को लेकर कोई स्पष्ट सहमति बनती नहीं दिख रही है। कांग्रेस हर चुनावी हार के बाद हार की जिम्मेदारी खुद न लेकर ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ देती है। महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस का पहला निशाना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम है, लेकिन अब उसके अंदर से ही अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम स्वयं कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ उनका कभी बुरा अनुभव नहीं रहा, उनको दिक्कत बैलेट पेपर के वक्त थी। I admit that there are hundreds of EVM skeptics. Elon Musk is an EVM skeptic, and he says we should go back to the ballot paper. But I have had no bad experience with EVM. I can only speak of my experience because I'm confined to a constituency on polling day and counting day. So I can't speak for 542 other constituencies. Now, should we go back to the ballot boxes? I have had bad experience with ballot boxes. वहीं उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने भी ईवीएम पर भरोसा जताया है। कार्ति ने कहा, मैं 2004 से ईवीएम का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ रहा हूं। निजी तौर पर मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मेरे पास ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर किसी को इस संबंध में ईवीएम पर कोई संदेह है तो उन्हें वाकई सबूत के साथ सामने आना चाहिए। जानकारों का भी कहना है कि कांग्रेस को जीतने पर ईवीएम खराब नहीं दिखती, लेकिन हारने पर ईवीएम को दोष देती है। हम जीते तो ईवीएम ठीक है, हम ना जीते तो ईवीएम, ये जो बहाना वाली जो ईवीएम बहाना है ना, अब आगे नहीं चल रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व के सामने एक समस्या आ रही है जहां पार्टी के अन्य नेता, अन्य कार्यकर्ता वो स्वयं मानने को तैयार नहीं है। जैसे एक वरिष्ठ नेता जैसे पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्तिक चिदंबरम, वो स्वयं कह रहे हैं भाई माहौल बदल रहा है, इस वक्त बीजेपी के पक्ष पे माहौल है, इसे हमें पॉलिटिकली मुकाबला करना है, तो लेकिन उसको हम कर नहीं पा रहे। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की हार ने पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है। कांग्रेस के नेतृत्व ने हार का जिम्मेदार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ठहराने का रुख अपनाया है, लेकिन आंतरिक सर्वेक्षणों और चुनावी आंकड़ों ने हार के अन्य स्पष्ट कारण उजागर किए हैं। ऐसे में ईवीएम पर पार्टी नेताओं के अलग रुख ने भी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अन्य विपक्षी राज्यों की तरह अब दिल्ली की जनता फ्रीबीज का खामियाजा भुगत रही है। अब आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली की वित्तीय स्थिति भी अन्य विपक्षी राज्यों की राह पर चल पड़ी है। दिल्ली सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है, जबकि प्रधान सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने चेतावनी दी है कि इस उधार से राजकोषीय बोझ बढ़ सकता है। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब के बाद अब आप शासित दिल्ली की जनता भी फ्री बीज की खामियाजा भुगत रही है। दिल्ली की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। दिल्ली विधानसभा की पुनर्गठन के बाद 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार राजकोषीय घाटे की ओर बढ़ रही है। सरकार के पास अब अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को देने के लिए 2 महीने के वेतन जितना ही राजस्व बचा है। दिल्ली की व्यवस्था नाजुक मोड़ पर है। अस्पतालों में न ठीक दवाई मिल पा रही है, न साफ पानी मिल पा रहा है। बीते 10 साल से दिल्ली की गद्दी पर बैठे आम आदमी पार्टी ने मुफ्त पानी और बिजली के नाम पर सत्ता हासिल तो कर ली, लेकिन इसका खामियाजा दिल्ली वासी भुगत रहे हैं। दिल्ली में बारिश के कारण हुए जल भराव में डूबने और करंट लगने से 2 महीने में 18 लोगों की मौत हुई। राजेंद्र नगर हादसे पर उच्च न्यायालय ने कहा कि जब मुफ्तखोरी की संस्कृति के कारण टैक्स का संग्रह नहीं होता है तो ऐसी दुर्घटनाएं होनी तय होती हैं। कोर्ट ने कहा, मुफ्तखोरी की कल्चर के चलते सरकार के पास बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पैसा नहीं है, सिविक एजेंसियों के पास पैसे नहीं है, एमसीडी दिवालिया हो चुकी है। अगर उनके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भला कैसे बेहतर करेंगे। 2013 में दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा था। अपनी 1 दशक की अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंचा दिया है।
आप पार्टी की मुफ्त में पानी देने की नीति ने दिल्ली जल बोर्ड को पूरी तरह से खोखला और जर्जर कर दिया है। वाटर पाइप जो करीब 40 से 50 साल पुराने हैं, उनका रिपेयर नहीं किया। दिल्ली ही नहीं, अन्य विपक्षी राज्यों में सरकारों की मुफ्तखोरी और फ्री बीज की नीति ने जनता को मुसीबत में डाला है और संबंधित राज्यों में वित्तीय संकट पैदा कर दिया है। पंजाब में भी आप सरकार की इस नीति के कारण वित्त वर्ष 2024 और 25 के अंत तक राज्य का कर्ज 3.74 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो राज्य के जीडीपी के 8 लाख करोड़ रुपए का 46% से भी अधिक है। इसी प्रकार कर्नाटक में कांग्रेस की मुफ्त की रेवड़ी की पॉलिसी से खजाना खाली हो चुका है। मजबूरन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपने नेताओं को नसीहत करनी पड़ी कि बिना विचारे कोई घोषणा न करें। कर्नाटक कांग्रेस सरकार को मुफ्त योजनाओं को लागू करने के कारण आर्थिक संकट जिसका बोझ जनता पर पड़ रहा है, उसका कुल खर्च 3.46 लाख करोड़ आया है, जो प्रदेश के कुल बजट 52,000 करोड़ रुपए का छठा हिस्सा है। हिमाचल सरकार की मुफ्तखोरी के कारण राज्य कर्जे में है। बिना सोचे समझे किए गए बड़े बड़े चुनावी वादे तो अधूरे हैं ही, कर्मचारियों को सही वक्त पर वेतन मिलने का भी संकट है। कुछ यही हाल कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना का भी है। बिना किसी रेवेन्यू मॉडल फ्री बीज का दुष्परिणाम ये कि एक तरफ कांग्रेस शासित राज्यों का खजाना खाली है, तो दूसरी तरफ जनता पर एक्स्ट्रा बोझ डाला जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस ने कई सारे फ्री बीज के वादे के साथ सत्ता हासिल की थी, लेकिन आर्थिक संकट के कारण कोई भी वादा पूरा होता दिखाई नहीं देता। विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस और विपक्ष दोहरी रणनीति पर चल रहे हैं। चुनाव के पहले बिना किसी रेवेन्यू मॉडल, सस्टेनेबल आर्थिक नीति के जनता को रेवड़ियां बांटने का ऐलान करते जाना घातक राजनीति है। कांग्रेस और विपक्ष की ऐसी घातक रणनीति का सीधा असर राज्यों पर पड़ेगा। राज्यों को लगातार कंगाल होते जाने का सीधा असर भारत की आर्थिक सेहत पर पड़ेगा और विकास की रफ्तार को रोकने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चंडीगढ़ में क्लब के बाहर हुए बम धमाका मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के 2 क्लब के बाहर बम धमाकों को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद हिसार से पकड़ लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल आरोपियों को हिसार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन पर नजर रखने के लिए चंडीगढ़ की क्राइम ब्रांच और ऑपरेशन सेल की संयुक्त टीमें वहां तैनात हैं। बता दें कि दोनों आरोपियों पर हमले से भी एक मामला दर्ज है। पहले से एक मामला दर्ज है। इनकी पहचान मुकलाल निवासी विनय देव और खरड़ गांव का निवासी अजित के रूप में हुई है। मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल सांचे स्तूप में आज से 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इस महोत्सव का केंद्र बौद्ध विचार और कलाओं का संगम होगा, जहां विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बौद्ध धर्म के सार गर्भित तत्वों को उजागर करेंगी। इस कार्यक्रम में संगीत और नृत्य के माध्यम से बौद्ध संस्कृति की सार्थक समझ प्रस्तुत की जाएगी। महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज शाम जम्बूद्वीप पार्क में इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मंत्री रिजिजू सांची में भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मोदक गल्यान के अवशेषों की पूजा अर्चना में भी भाग लेंगे। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये खबरों में बढ़ते हैं आगे। अखिल भारतीय
विश्व गायत्री परिवार द्वारा राजधानी दिल्ली में कुछ दिन पहले 5 दिवसीय विराट 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक साहित्य पुस्तक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता है। यज्ञ के दौरान यहाँ 5 दिन समाज में व्याप्त बुराइयों से बचने और सत्कर्म करने के लिए लोगों से आह्वान किया गया। यज्ञ में आए लोगों ने नारी सशक्तिकरण और नशा मुक्ति की दिशा में कार्य करने के लिए अपील की। यज्ञ में हजारों लोगों ने एक साथ जीवन में कभी नशा ना करने का प्रण लिया और एक साथ नशा भारत छोड़ो नारे के साथ लोगों को भी जागरूक करने का भी प्रण लिया। लोगों में पर्यावरण और प्रदूषण के प्रति जागरूकता जगाने के लिए पहली बार धुआं रहित यज्ञ का आयोजन भी किया गया। इससे पूरे देश भर में पर्यावरण को लेकर एक संदेश गया है। दिल्ली वालों को यमुना किनारे घूमने के लिए जल्द एक और जगह मिलेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर यमुना वाटिका को आम जनता को समर्पित किया जाएगा। ये 450 एकड़ में फैली है। इसको डीडीए ने विकसित किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो साझा किया है। इसमें विभिन्न किस्म के फूलों के बगीचे हैं। ये दिल्ली में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्थान होगा। यमुना वाटिका में फूलों के बगीचे को ट्रिपल लेयर्ड फ्लोर डिजाइन का आकार दिया गया है। इसे दिल्ली के पहले समर्पित फूलों के क्षेत्र के तौर पर विकसित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इसे मल्टी एक्टिविटी वाले हरित स्थान के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहाँ गुलमोहर, अमलतास, चिनार सहित विदेशी प्रजातियों में चेरी ब्लॉसम के पौधे समेत करीब 8000 स्वदेशी पेड़ों को लगाया गया है। इस वाटिका में 4 बड़े तालाब हैं। इसे रणनीतिक रूप से बाढ़ के दौरान जल संरक्षण के लिए तैयार किया गया है और इसके अलावा ये पानी को संजोने का भी काम करेगा। सर जगदीश चंद्र बोस को देश के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। उन्होंने जीव विज्ञान और भौतिकी में कई आविष्कार किए। सर जगदीश चंद्र बोस को फादर ऑफ रेडियो साइंस भी कहा जाता है। क्या कुछ है खास सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या आपको पता है कि फादर ऑफ रेडियो साइंस कौन है? क्या आप जानते हैं कि किसने कहा था पौधों में भी जान होती है और उनमें भी भावनाएं होती हैं? उस शख्स का नाम है सर जगदीश चंद्र बोस। रेडियो विज्ञान के जनक सर जगदीश चंद्र बोस ने जीव विज्ञान और भौतिकी में कई आविष्कार किए। उन्होंने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया, जो पौधों की वृद्धि मापने का एक यंत्र है। पौधों पर तापमान का असर होता है, ये भी सबसे पहले सर जगदीश चंद्र बोस ने ही बताया। उन्होंने ऐसा पाया था कि सभी पौधों और पौधों के सभी भागों में जानवरों की तरह ही एक संवेदनशील तंत्रिका तंत्र होता है और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं को मापा और रिकॉर्ड किया जा सकता है। बोस ने वायरलेस संचार की खोज की और इसके लिए उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग द्वारा रेडियो साइंस के जनक के रूप में नामित किया गया था। महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस का जन्म बंगाल के ररौली गांव में हुआ था। आज सर जगदीश चंद्र बोस की जयंती है। सर जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उसके बाद वे कोलकाता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद 1884 में भारत लौटे। विज्ञान के क्षेत्र में सर जगदीश चंद्र बोस ने कई अहम योगदान दिए हैं। बोस एक जीव विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री और साइंस फिक्शन के लेखक भी थे। बोस को व्यापक रूप से माइक्रोवेव रेंज में विद्युत चुंबकीय संकेतों को उत्पन्न करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। सर जगदीश चंद्र बोस के योगदान को शुरू में अंग्रेजों ने भी नहीं माना। उन्हें रॉयल सोसाइटी में पढ़ने तक की अनुमति अंग्रेजों ने नहीं दी। इसी के विरोध में उन्होंने प्रण लिया कि वो भौतिकी विज्ञान जैसे विषयों को भारत के लोगों को सिखाएंगे। बिना 3 साल वेतन लिए वो भारतीय लोगों को भौतिकी के पाठ पढ़ाते गए। आखिरकार अंग्रेज उनके सामने झुके और उनकी प्रतिभा को माना। हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आज जिस विज्ञान की क्षेत्र में हम छलांग लगा रहे हैं, उसकी नींव सर जगदीश चंद्र बोस जैसे तमाम भारतीय वैज्ञानिकों ने रखी है, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए और स्वदेशी तकनीकी पर देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए देश की आजादी से पहले से काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष रोकने को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने संघर्ष विराम के बदले नाटो से यूक्रेन की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी मांगी है। एक इंटरव्यू के दौरान ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन की मान्यता प्राप्त सीमाओं को नाटो के तहत सुरक्षा दिए जाने की बात दोहराई। ज़ेलेंस्की ने तर्क दिया कि किसी देश के सिर्फ एक हिस्से को नाटो में शामिल करने का निमंत्रण नहीं दिया जा सकता है। इस संदर्भ में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने शुक्रवार को नाटो देशों के समकक्षों से अपील की। उन्होंने अगले सप्ताह ब्रुसेल्स में होने वाले नाटो सदस्यों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कीव को शामिल करने का आग्रह किया है। नाइजीरिया की नाइजर नदी में एक नाव पलटने से 27 लोगों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। बचाव अभियान अभी भी जारी है। कोगी के राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता सैंड्रो मूसा के मुताबिक खोज और बचाव अभियान समाप्त होने के बाद ही मरने वालों की कुल संख्या का पता चल पाएगा। यह हादसा तब हुआ जब मध्य कोगी राज्य के मिस्सा समुदाय के व्यापारी नाव से पड़ोसी राज्य नाइजर के एक साप्ताहिक बाजार जा रहे थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में आयोजन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक आज फिर होगी। कल हुई बैठक में चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम पर आम सहमति नहीं बन पाई। मेजबान पाकिस्तान ने कल टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए हाइब्रिड मॉडल को अस्वीकार कर दिया था। ये बैठक संक्षिप्त रही क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार की मंजूरी के अभाव में भारत के उनके देश की यात्रा करने से इनकार होने के बावजूद हाइब्रिड मॉडल स्वीकार्य नहीं होगा। इस बीच कल दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बीसीसीआई के रुख को दोहराया कि सुरक्षा कारणों से भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लिया। शाह 1 दिसंबर को नए आईसीसी प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 5वें दौर में आज भारत के डी गुकेश और चीन के जिंग लिरेन आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को खेला गया चौथे दौर का मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। 14 दौर के इस मुकाबले में 4 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। गौरतलब है कि इस चैंपियनशिप में पहला दौर लिरेन ने जीता था, दूसरा दौर ड्रॉ रहा था। वहीं तीसरे दौर में गुकेश ने लिरेन को मात दी थी। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।